आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा सा दिल की भड़ास निकालना चाहता हूँ। अगर आप एक एनआरआई हैं तो आपको भी ये सब दिक्कतें झेलनी पड़ती होंगी। जैसे कि अगर आप किसी सोशल मीडिया पे अगर देश में कुछ भी प्रॉब्लम है उसके बारे में अगर डिस्कशन करेंगे या फिर पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तो आपको ये सब गालियाँ पड़ती होंगी अगर आप एनआरआई हैं 100%। और मेरा तो ये मानना है कि अगर जब तक आप गलती को फिगर आउट नहीं करोगे तब तक इम्प्रूवमेंट का तो कोई चांस है ही नहीं। हाँ, तो सोशल मीडिया पे आप किसी के साथ में कोई डिस्कशन कर रहे हैं, आर्गुमेंट चल रहा है और आप एनआरआई हैं और आप एक ऐसे बंदे के साथ बात कर रहे हैं जो इंडिया में बैठा हुआ है, तो जब एक पॉइंट पे वो बंदा हारने लग जाएगा आर्ग्यूमेंट पे तो आपको इस तरह के कमेंट्स जरूर आते होंगे, जैसे इंडिया छोड़कर बाहर बैठे हो, देशद्रोही हो तुम, इतने बड़े देशभक्त हो तो यहाँ पर आओ, यहाँ पर आके टैक्स भरो, इकोनॉमी को सपोर्ट करो, वहाँ टैक्स भर भर के उस देश को आगे क्यों ले जा रहे हो, तुम क्या पॉलिटिक्स के बारे में बोल रहे हो वहाँ बैठकर, यहाँ सब चंगा सी देखो, पहले अपनी आंखों से आओ कभी इंडिया, पहले इंडिया आओ, यहाँ जॉब करो, वोट दो, तब बात करना, तुम तो एलिजिबल ही नहीं यहाँ के इश्यूज पर बात करने के लायक भी नहीं। आपको कभी कभी कुछ स्पेशल वर्ड्स के साथ में संबोधित भी किया जाएगा कभी कभी, जैसे देशद्रोही, भगोड़े, फिरंगी। और हैरान होने की बात तो ये है कि ये इस तरह के कमेंट्स आते हैं अपनी पढ़ी लिखी यूथ से। जिन लोगों को अच्छे से एजुकेटेड लोग हैं वो उस क्लास के लोग भी इस तरह की बातें करते हैं, तब थोड़ा सा हैरानी होती है कि इनको क्या पता ही नहीं है कि एनआरआईज किस तरह से इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। तो ये वीडियो इसी के बारे में है। जो भी मेरे को इस बारे में पता है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा, और इस टॉपिक के बारे में आप और भी लैबोरेटली जानना चाहते हैं तो मैं कुछ आर्टिकल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। हाँ, तो रेफरेंस के लिए मैं कुछ फिगर्स दे देता हूँ जिसके बेस पे मैं कुछ बात कर पाऊंगा आगे। 1% पॉपुलेशन एनआरआई है और 2019 के डेटा के अनुसार $82 बिलियन बाहर रहने वाले इंडियंस ने इंडिया भेजे, ठीक है, जो कि हो जाता है कुछ 6 लाख करोड़ रुपीस। तो ये कितना बड़ा नंबर है ये समझने के लिए बताना चाहता हूँ कि ये हो जाता है अपना 4% ऑफ जीडीपी, 25% ऑफ आवर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। थोड़ा और समझते हैं इसी को, तो जो अपना एजुकेशन बजट था 2019 का वो था 1 लाख करोड़, डिफेंस बजट था वो था 4.7 लाख करोड़। इन दोनों को अगर सम कर लेंगे आप तो भी इन दोनों को सम करने के बाद में भी जो एनआरआई द्वारा बाहर से इंडिया में अमाउंट भेजा गया है वो ग्रेटर होगा। जो अमाउंट बाहर से इंडियंस इंडिया में भेज रहे हैं उसे बोलते हैं रेमिटेंस। उसको एक इकोनॉमिक्स में टर्म दिया जाता है रेमिटेंस, इस चीज को रेमिटेंस बोलते हैं। और इन ट्रांजैक्शन से जो बाहर से मनी आ रहा है उससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व इंप्रूव होता है, और फॉरेक्स रिजर्व जितना अच्छा होगा वो एक हेल्थी इकोनॉमी का साइन होता है। आप सबको पता होगा कि पेट्रोल जो इंडिया खरीदता है वो यूएस डॉलर्स में खरीदता है, और अगर अपने पास में जो फॉरेन एक्सचेंज यूएस डॉलर का अच्छा खासा नहीं होगा तो अपन को इंडियन करेंसी में करेंट रेट पर जो यूएस डॉलर का है उस पर खरीदना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और इससे कितना घाटा हो सकता है गवर्नमेंट को मुझे तो नहीं पता, इकोनॉमिक्स को पता हो सकता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि घाटा होगा और अच्छा खासा घाटा होगा। अब देखिए इंडिया का डेवलपमेंट कैसे होगा। जैसे कोई एक आदमी झोपड़ी में रहता है, थोड़े टाइम के बाद में वो घर ले लेता है, घर में रहने लगा, तो मतलब उसका डेवलपमेंट हो रहा है। हर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट अपने देश का डेवलपमेंट माना जा सकता है, बोल सकते हैं इसको। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब कोई भी एनआरआई बाहर से पैसा इंडिया में भेज रहा है अपनी फैमिली के लिए, फैमिली मेंटेनेंस के लिए, तो क्या होता है कि उसकी फैमिली की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होती है और उस फैमिली की परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है, जिससे वो अपनी जो इकोनॉमी है वो एक स्पेंडिंग इकोनॉमी में भी जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। जितना ज़्यादा स्पेंड होगा उतना ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट कर पाएगी। अब जितना ज़्यादा स्पेंडिंग बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा डिमांड और सप्लाई में अपना इंक्रीमेंट होगा मार्केट के अंदर में, तो मार्केट अपने आप ही ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये सब जब ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उससे क्या होता है, बूस्ट होती है अपनी जीडीपी। एक आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से जितना भी पैसा बाहर से आता है जो एनआरआईज भेजते हैं इंडिया में, वो किस तरह से स्पेंड होता है, तो वो फैमिली मेंटेनेंस में स्पेंड होता है 59.2%, 20% स्पेंड होता है डिपॉजिट्स इन बैंक, 8.3% होता है वो लैंड प्रॉपर्टी इक्विटी इन सब में स्पेंड होता है, और 12.6 अदर चीज़ों में स्पेंड होता है। मेरे पास एक 2018 का डेटा है जिसमें गल्फ कंट्री में जितने भी हमारे लेबर क्लास के लोग जो काम करते हैं उनका डेटा दिया हुआ है, तो करीब 6.5 मिलियन लेबर क्लास है वो गल्फ कंट्रीज में काम करती है। 6.8 मिलियन लोग जब 10,000 रुपीज़ पर मंथ अपने घर भेजेंगे तो इंडिया में फॉरेन रिजर्व जो आएगा वो आएगा इक्विवेलेंट टू 6,800 करोड़।
जो कि होता है $1 बिलियन। एक रिमिटेंस का 2015-2016 का डेटा है, पुराना मुझे मिला, गल्फ कंट्रीज से जो अमाउंट आता है इंडिया में एक साल का, तो वो है $35.9 बिलियन का। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है। ये चीज़ को भले ही हमारी जो पढ़ी लिखी जनता है उनको नहीं पता हो, वो नहीं समझते हो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी इस बात को अच्छे से समझते हैं। जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो उन्होंने एनआरआईज को एनकरेज किया था इन्वेस्ट करने के लिए मैनी इंडस्ट्रीज में, सच एज रियल एस्टेट, एजुकेशन, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अभी जब कोरोना का टाइम चल रहा है, अपनी इकोनॉमी इतना ज़्यादा स्लो डाउन हुई, तब एनआरआईज ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया अपनी इकोनॉमी पे। तो एनआरआईज जो कि यूएई बेस्ड कंपनीज़ हैं, जैसे कि लुलु इंटरनेशनल, एनएमसी हेल्थ केयर एक्सेट्रा, इन लोगों ने मल्टी मिलियन इन्वेस्टमेंट्स किए इंडिया में, जिससे कि अपनी इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिला, काफ़ी हेल्प मिली इस अमाउंट से रिवाइव करने के लिए। ये तो कुछ कंपनी के नाम है, आप सर्च करेंगे, ढूंढेंगे तो आपको करीब 30-40 कंपनियां मिल जाएंगी जिन्होंने बिलियंस में इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है जब अपनी इकोनॉमी स्लो डाउन हुई थी। तो ये कंट्रीब्यूशन है एनआरआईज का अपनी इकोनॉमी में। हर एक एनआरआई घर से दूर रहता है, घर वालों से दूर रहता है, वो मिस करता है घर वालों को, वो भी चाहता है इंडिया वापस आने के लिए, लेकिन उसको उस तरह का काम मिलना चाहिए, उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। अगर अपनी इंडियन गवर्नमेंट एनआरआईज को एनकरेज करे बाहर से इंडिया वापस आने में, तो अगर एनआरआईज जो बाहर काम कर रहे हैं वो इंडिया आ जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल अमेरिका पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सपोज अमेरिका में जो आईटी इंडस्ट्री है वो क्रैश कर जाएगी, क्योंकि इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स, सीईओज और इतने सारे इंजीनियर्स हमारे वहाँ पर काम कर रहे हैं, और वो सब के सब अगर इंडिया आ गए तो वहाँ की आईटी इंडस्ट्री पूरी ख़त्म हो जाएगी, सिलिकॉन वैली। ठीक है, अगर सपोज सारे के सारे लोग आ गए वापस, तो इंडियन इकोनॉमी पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा। डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इतना ज़्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ जाएगा, जिससे इंडिया कहीं ना कहीं, अगर मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं भी बोलूँ तो भी, इंडिया फिर से सोने का चिड़िया इन ट्रू सेंस बन जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि जो एनआरआईज हैं वो लोग भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियन इकोनॉमी में, तो किसी को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, एंड शो सम रिस्पेक्ट। जितना बड़े देशभक्त आप हैं उतने ही बड़े देशभक्त वो लोग भी हैं, और अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। आप अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा बहुत भी एजुकेट किया हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप एक एनआरआई हैं और ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो आपको इस तरह की बुलिंग करते हैं। शायद वो लोग भी कुछ सीख जाएंगे, नहीं सीखे तो कोई बात नहीं, अपना क्या जाता है, अपन तो बस समझा सकते हैं, बाकी फिर अपन कर ही क्या सकते हैं, अपन तो बस कर्म कर सकते हैं, फल की चिंता तो अपन करते नहीं। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।